हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को एमसीक्यूज के फॉर्म में डिस्कस कर रहे थे और 3 लेक्चर हो चुके हैं। इस सीरीज में हमारा चौथा लेक्चर है जो कि आखिरी लेक्चर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक फैसिलिटी, शॉर्ट में GEF आगे आएगा भी तो याद रखिएगा, ये किसका इनिशिएटिव है? यूएनईपी, सॉरी पहला यूएनईपी और विश्व बैंक, या फिर ये सभी? तो इसका उत्तर होगा ये सभी, यानी कि यूएनडीपी, यूएनईपी और वर्ल्ड बैंक। इसको शुरू किया गया था 1991 में, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और बाद में जब ये 1992 में पहला सम्मेलन हुआ था बायोडायवर्सिटी के ऊपर, जिसे रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, उसमें फिर इसको परमानेंट कर दिया गया था। और इसका काम है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए या उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विश्व बैंक के द्वारा प्रशासित हैं, यानी कि कौन कौन से विश्व बैंक के द्वारा एडमिनिस्टर्ड हैं? बायो कार्बन फंड, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, सामरिक जलवायु कोष, वन निवेश कार्यक्रम। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया कि इनमें से कौन कौन से हैं। तो ये सभी होंगे, यानी कि 1 2 3 4। इसके अलावा स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, ये भी है वर्ल्ड बैंक के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएन रेड प्रशासित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका कौन देखता है? तो इसमें है यूनेस्को, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक या फिर GEF। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूएनडीपी। यूएनडीपी के साथ यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम प्लस FAO, ये इन सब का जॉइंट इनिशिएटिव है और 2008 में इसको शुरू किया गया था। इसका काम क्या है? जो डिफॉरेस्टेशन होता है उसको रोकना, सबसे मेन काम इसका यही है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना कंजर्वेशन के लिए जंगलों के, और इकट्ठा करना कंट्रीज़ को, दूसरे कंट्रीज से लेकर के दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाना, यानी कि डेवलपिंग नेशंस तक पहुंचाना, डेवलप्ड नेशन जो है उनसे लेकर के। बाद में यूएन रेड प्लस करके इसी का जो अपग्रेडेड फॉर्म है वो आया था। उसमें क्या था? इसमें सिर्फ था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना। उसमें क्या था कि डिफॉरेस्टेशन को रोकना प्लस मैनेजमेंट इसमें भी था, प्लस मैनेजमेंट। इसके अलावा साथ में एफॉरेस्टेशन यानी कि वनीकरण, वनों को बढ़ावा देना, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना, यानी कि 2 चीजें उसमें और बढ़ गई थी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इन्हांस करना और जंगलों को और बढ़ाना, वनीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न को सुमेलित करना है। ये क्रांति दी गई है और वो किससे रिलेटेड है ये बताना है। तो गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है, काली क्रांति पेट्रोलियम से रिलेटेड है, गुलाबी क्रांति झींगा से रिलेटेड है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से रिलेटेड है। तो पहले का B, दूसरे का A, तीसरे का D, चौथे का C, ये हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी क्रांतियां हैं, जैसे कि ग्रे को क्या बोलेंगे? ग्रे फर्टिलाइजर से है, हिंदी में क्या बोलते हैं देख लीजिएगा। और येलो यानी कि पीली क्रांति, तो ये जो खाद्य तेल होते हैं उससे रिलेटेड है। जो लाल क्रांति है वो टमाटर का प्रोडक्शन बढ़ाना और मीट, दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। सिल्वर ये पोल्ट्री से रिलेटेड है, एग से रिलेटेड है। तो ये नॉर्मल से कुछ टर्म्स है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अक्सर ये एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। खास करके ये मिलान वाले क्वेश्चन में आते हैं कि आपको दे दिया जाता है और मिलान करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चुनाव करें। पहला है, समानांतर कृषि में एक साथ 2 प्रकार की फसलों की समानांतर खेती की जाती है। और रिले इंटरक्रॉपिंग में एक क्षेत्र में 2 प्रकार की कृषि की जाती है। देखो, समानांतर और रिले इन दोनों में ही 2 प्रकार की खेतियां की जाती हैं एक साथ। लेकिन समानांतर में क्या होता है कि मान लीजिए ये अगर एक टुकड़ा है भूमि का, तो
एक लाइन में एक फसल लगाएंगे, फिर दूसरी लाइन में दूसरी लगाएंगे, फिर एक लगाएंगे, फिर एक लगाएंगे, चेंज कर करके लगाएंगे, तो इसको बोलते हैं समानांतर कृषि। जबकि जो रिले इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें क्या है कि ये कृषि खेत का टुकड़ा है, तो इसको पार्ट में बांट लेंगे, यानी कि मान लीजिए 2 पार्ट में बांट लिया, तो एक में ए फसल बो देंगे, दूसरे में बी, तो इसको रिले इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। अच्छा, एक बात आप लोग और बताइए कि जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या इतना सफिशियंट है या फिर और डीप में एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है? क्योंकि जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं मेनली ये यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस होते हैं उसको ध्यान में रख करके मैं करा रहा हूँ। और जैसा कि अभी आपको पता ही है कि धीरे धीरे जो स्टेट पीसीएस है उसमें भी अब वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन कम आते हैं। और अगर आप यूपी को देखेंगे तो स्पेशली यूपी में जो 2019 का पेपर हुआ था वो एकदम एकदम तो नहीं कहेंगे यूपीएससी के जैसा, लेकिन काफ़ी हद तक यूपीएससी के जैसा करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हो सकता है कि आगे और ज़्यादा वो सिमिलर टू यूपीएससी आए। तो इसलिए ऐसे प्रश्न लिए जा रहे हैं इस जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो यूपीएससी के तरीके के दिखते हों। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या जो एक्सप्लेनेशन है उसको और ज़्यादा डीप किया जाए और ज़्यादा इलेबोरेट करके बताया जाए, तो उसी हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत विकल्प का चुनाव करें। पहला है, मिश्रित फसल में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाया जाता है। इसमें 2 टर्म हैं, एक तो है मिक्स्ड क्रॉपिंग और एक है मिक्स्ड फार्मिंग। ये कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछा जाता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि मिश्रित फसल और मिश्रित खेती या मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि में एक विशेष भूमि पर खेती तथा पशुपालन साथ साथ किया जाता है। तो ये दोनों टर्म सही है। जो मिश्रित फसल होता है तो उसमें 2 फसलें होती हैं एक साथ, 2 या 2 से अधिक फसलें। जबकि जो मिश्रित खेती होती है उसमें एक तो फसल तो साथ में लगाई जाती है, साथ में पशुपालन भी किया जाता है, इसको मिश्रित खेती बोलते हैं। तो ये दोनों ही सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सही सुमेलित हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग उर्वरकों का कम से कम उपयोग या प्रयोग होगा, यहाँ पर सही सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग होगा यहाँ पर। तो और दूसरा है, डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, एक ही प्रकार की कृषि से 50% से अधिक की आय। और तीसरा है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, कृषि तथा पशुपालन एक साथ। तो सिर्फ पहला इसमें सुमेलित है, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फार्मिंग वो होती है जिसमें जो भी फसलें आप लगा रहे हो वो बदल बदल के लगाई जाती हैं। और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग वो होती है कि एक ही प्रकार की कृषि से 50% से ज़्यादा की आय हो। और जो पशुपालन तथा कृषि एक साथ है, ये भी हमने ऊपर देखा है, मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं इसे, मिश्रित कृषि। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन पर्माकल्चर के लिए उपयुक्त है? पारिस्थितिक दृष्टिकोण के साथ कृषि, तो ये पारिस्थितिक कृषि होती है। उर्वरकों का उपयोग न करना, तो ये मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। सी है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में देखे गए पैटर्न और सुविधाओं का अनुकरण या सीधे उपयोग, या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर है सी, पर्माकल्चर होता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में देखे गए पैटर्न और सुविधाओं का अनुकरण या सीधे उपयोग के आसपास केंद्रित कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों के लिए आवश्यक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो 2 टर्म होते हैं, एक तो होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जिनकी ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, माइक्रो वो होते हैं जिनकी बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो ये रिलेटिव वर्ड्स हैं, इनके लिए कोई फिक्स्ड वो नहीं है कि इतनी ज़रूरत हो तभी उनको माइक्रो या मैक्रो की श्रेणी में रखेंगे। तो ऑप्शन दिया गया है जिंक, लोहा, पोटेशियम, कैल्शियम। तो इसमें से जो पोटेशियम और कैल्शियम है
ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, जबकि जो जिंक और आयरन है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा और भी जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें है सोडियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये निम्न को सुमेलित करना है। ग्लाइसेशन चिपचिपी जलयुक्त मृदा, सोलोनाइजेशन सोडियम का निष्कर्षण, सोलोडाइजेशन सोडियम का संचय, और डीसैलिनाइजेशन लवण का निष्कर्षण। तो डीसैलिनाइजेशन पता ही है आपको, जो पानी में से लवण का निष्कर्षण किया जाता है, तो एक ये हो गया। और पहला है ग्लाइसेशन, चिपचिपी जलयुक्त मृदा से ये रिलेटेड टर्म है। दूसरा है सोलोनाइजेशन, इसमें सोडियम का संचय इसके लिए टर्म होता है, और सोलोडाइजेशन होता है सोडियम का निष्कर्षण। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंपा फंड किसके अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो कैंपा का फुल फॉर्म है कंपल्सरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इसके अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, इसके अंतर्गत ये स्थापित किया गया था। अगला है लेबल। लेबल का फुल फॉर्म है लाइटनिंग अ बिलियन लाइफ। ये एक अभियान था, वो किससे रिलेटेड था? तो ये किसका एक अभियान है? तो ये टेरी का अभियान है, और इसमें जो सोलर लालटेन का यूज होता है उसको प्रमोट करने के लिए लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भविष्य के लिए मैंग्रोव्स। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, कंबोडिया। तो ये सभी देश सम्मिलित हैं क्योंकि इन सभी जगह पर मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। इनके अलावा और कौन से देश हैं जिनमें मैंग्रोव्स पाए जाते हैं? मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, म्यांमार। ये साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं जिनमें मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वो सभी देश इसमें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना से जुड़ा हुआ है? तो श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेल, ये पशु कल्याण बोर्ड की जो स्थापना है उससे ये जुड़ी हुई हैं। और बाकी के बारे में पीछे डिस्कस कर चुके हैं, माइक पांडे, अरुंधति रॉय, चंडी प्रसाद, पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, पशु कल्याण बोर्ड के बारे में जान लेते हैं। तो इसको बनाया गया था 1962 में। 1962 में इसकी स्थापना की गई थी, और किसके अंदर किया गया था? प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित सम्मेलन में से कौन हजार्डस मटेरियल से संबंधित नहीं है? तो स्टॉकहोम, रॉटरडैम सम्मेलन, बेसल सम्मेलन, ये सभी हैं। और जो हेल्सिंकी है ये मेनली जो ओजोन प्रोटेक्शन होता है उससे रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते हैं? एजेंडा 21, वन सिद्धांत, जैविक विविधता पर कन्वेंशन, और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। तो पहला और दूसरा ये आपको पता है, जो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, पहला वाला रियो में, जिसको रियो सम्मेलन भी बोलते हैं, उसमें ये आया था। तो तीसरा और जो चौथा है ये बाध्यकारी हैं। अगला देखते हैं, निम्न में सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें प्रोटोकॉल्स या सम्मेलन वगैरह दिए गए हैं, और आगे वो दिया गया है कि ये किससे रिलेटेड है, वो मिलाना है। और पूछा गया कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आईची टारगेट वेटलैंड से ये नहीं सुमेलित है, क्योंकि वेटलैंड से रामसर कन्वेंशन सुमेलित है, और आईची टारगेट से जैव विविधता के कारणों का पता करना और उनको निपटने के लिए जो प्लानिंग करना है उसके लिए है। और इसकी समय सीमा 2022 तक है। तो आईची टारगेट से नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, ये सही है। नागोया प्रोटोकॉल
ये लाभों का समान एवं स्पष्ट वितरण, इससे रिलेटेड है। एजेंडा 21 ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो बाकी तीनों सही है, सिर्फ जो पहला है वो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रैफिक संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है यूएनडीपी और यूएनईपी का, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और आईयूसीएन का, वर्ल्ड बैंक और जीएफ का, और यूएनडीपी और पर्यावरण तथा वन मंत्रालय का। तो इसका उत्तर होगा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और आईयूसीएन का, आईयूसीएन। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1976 में। और ये एक एनजीओ है, इंटर गवर्नमेंटल नेटवर्क, जो कि जो वाइल्ड लाइफ की ट्रैफिकिंग होती है उसको रोकने के लिए ये प्रतिबद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के अधीन है? पहला है प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन यानी कि सीएमएस, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, वन्यजीव तस्करी के खिलाफ संगठन, अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय टिम्बर संगठन और ग्लोबल टाइगर फोरम। तो पहला और तीसरा यानी कि सी इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों यूएन के अधीन है, बाकी जो दूसरा और चौथा है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये अपनी तरीके की एकमात्र संस्था है जो कि ग्लोबली टाइगर के कंजर्वेशन के लिए कार्य करती है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा जो सीएमएस है ये माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए एकमात्र वैश्विक संस्था है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्थायी भूमि प्रबंधन के लिए एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता, तो इसके लिए सीसीडी है जो कि 1994 में बना था, जो कि ड्रॉट से जो भी देश लड़ रहे हैं उन्हें सहायता प्रोवाइड करना और डेजर्टिफिकेशन जो बढ़ रहा है उसको रोकना, इसके लिए ये प्रतिबद्ध है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अगला प्रश्न, ये मिलान करना है, एम्फीसेमा जिसे ब्रेकिंग ऑफ लंग टिश्यू भी बोलते हैं, इसमें जो लंग टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, तो ये वायु प्रदूषण से होता है। यूकाची अस्थमा सल्फर पॉल्यूशन से होता है यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड से होता है। न्यूमोकोनियोसिस ब्लैक लंग भी बोलते हैं इसे। ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत कॉमन है, ये जो उच्च नाइट्रेट संदूषण होता है उससे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का ए यानी कि सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। बायो असे प्रदूषण अध्ययन में बहुत आम है, सही है। यह एक परीक्षण है जिसमें जीवों का उपयोग शारीरिक, रासायनिक व अन्य गड़बड़ी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर पूर्व भारत के निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में सही सुमेलित है। तो ओरांग सिक्किम में नहीं है बल्कि ये असम में है, और नोक्रेक मेघालय में है, मुरलेन ये मिजोरम में है, तो फिर इसका हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, निम्न पक्षी अभ्यारण्य को सुमेलित करना है। तो रंगनथिट्टू कर्नाटक में है, पहले का डी हो जाएगा। और कौंडिन्य ये आंध्र प्रदेश में है, दूसरे का बी हो गया। घाना पक्षी विहार ये राजस्थान में है। वेदाथंगल ये तमिलनाडु में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का डी, यानी कि पहले का डी किसमें है? बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कथन और कारण वाला है। कथन दिया गया है, नेशनल पार्क एवं अभ्यारण्य के लिए संरक्षित क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये सही है। इसका कारण है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत राज्य सरकारों को यह अधिकार है कि वह जैव विविधता एवं प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा गलत है, ये जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 है उसके अंतर्गत प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, पवित्र उपवन और उसके स्थानिक नाम इनको सुमेलित करना है। तो गुम्पा अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं पवित्र उपवन को। सरना
सरना बोलते हैं झारखंड में, साराकाबू बोलते हैं केरल में, और मोहाक बोलते हैं मणिपुर में। तो गुम्पा पहले का डी किसमें है सॉरी पहले का सी, और सरना दूसरे का डी, यानी कि इसका हो जाएगा डी आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रियो सम्मेलन 1992 जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रथम वैश्विक सम्मेलन है, तो ये सही है, पीछे भी हमने डिस्कस किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना था, तो ये दोनों हैं, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गिद्धों की विलुप्ति के कारण पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ेंगे। रेबीज तथा एंथ्रेक्स जैसे रोगों का प्रसार बढ़ेगा, सही है, क्योंकि जो मरे हुए जानवर होते हैं उनको खा करके जो सोर्स होता है इन्फेक्शन का वो खत्म कर देते हैं। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा, ये भी सही है कि अगर गिद्ध नहीं रहेंगे तो वो जो भी डेड बॉडीज हैं वो सड़ेंगी, तो इससे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो ये दोनों प्रभाव पड़ेंगे, यानी कि दोनों सही है, इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कथन दिया गया है, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के पश्चात वैश्विक तापन व प्रदूषण में वृद्धि हुई है, सही है, क्योंकि जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ा है तो ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ी है। इसका रीजन दिया गया है, औद्योगिकरण ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन को प्रोत्साहित किया है, तो कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा निसृत धूल एवं राख के कारण वैश्विक तापन में वृद्धि होती है, तो ये गलत है। ऐसा हमें लगता है कि जब ज्वालामुखी फटेगा तो उससे जो धूल निकलेगी, गर्म धूल निकलेगी, तो उससे वैश्विक तापन में वृद्धि होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज्वालामुखी उद्गार से जो निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, जो कि जिससे धुंध बन जाती है, और ये क्या बोलते हैं उसको, कूलिंग, अर्थ की कूलिंग करती है, तो वैश्विक तापन में कमी आती है, तो पहला गलत हो जाएगा। सौर कलंक की संख्या बढ़ने के कारण वैश्विक तापन में कमी आती है, ये सही है। जो सौर कलंक होते हैं उनका जो तापमान होता है बाकी जगहों से, सतह के बाकी तापमान से कम होता है सूर्य के, तो अगर वहाँ का तापमान कम होगा, जितने ज़्यादा सौर कलंक होंगे उतने ज़्यादा कम हीट निकलेगी, कम क्या बोलेंगे, वैश्विक तापमान में कमी आएगी इसकी वजह से। तो पूछा गया है इसमें सही कथन, तो केवल दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चुनाव करें। भारत वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देता है, तो ये गलत है। चाइना ओवरऑल में पहले नंबर पे आता है। भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की दर वैश्विक औसत से अधिक है, तो ये भी गलत है, क्योंकि वैश्विक औसत से कम है। सबसे ज्यादा पर कैपिटा CO2 एमिशन कौन करता है? सबसे ज्यादा पर कैपिटा CO2 एमिशन करता है यूएस, और ओवरऑल CO2 एमिशन में चाइना, और सल्फर प्रदूषण में भारत प्रथम है। सबसे ज्यादा सल्फर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो, सल्फर पॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग कंट्री इंडिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये किसका आधिकारिक नाम है? तो जो पहला सम्मेलन हुआ था बायोडाइवर्सिटी के लिए, रियो सम्मेलन 1992 में, इसका नाम है पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी, या किसमें प्रावधान किया गया था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाएगी? तो 2010 में जो सम्मेलन हुआ था, कानकुन सम्मेलन, उसमें इसको कोप 16 भी बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 16। इसमें यह निर्णय लिया गया था कि ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना की जाएगी, जिसका कार्य होगा कि विकासशील जो देश हैं, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, उनको वित्त प्रदान करना, फाइनेंशियल असिस्टेंस देना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव करना है। रेड प्लस वनों के संरक्षण एवं संपोषणीय प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, और दूसरा है, जहां रेड केवल निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण तक ही सीमित था,
वही रेड प्लस निर्वनीकरण एवं वन निम्नीकरण के साथ साथ वनीकरण को भी समाहित करता है। तो ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद सत्य कथन इसमें से कौन है ये बताना है। ऑक्सीजन की सूर्य की पराबैंगनी किरणों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप ओजोन का निर्माण होता है, तो ये सही है। दूसरा है ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है, ये भी सही है। ओजोन परत पृथ्वी पर पहुंचने वाले पराबैंगनी विकिरण में वृद्धि करती है, तो ये गलत है, पराबैंगनी विकिरण को एब्जॉर्ब करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन का चुनाव करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण को रोकने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, सही है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये। इसे 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया था, इसी कारण 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, सही है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बाध्यकारी समझौता है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब हो जाएगा उपरोक्त में से ऐसा कोई कथन नहीं है जो गलत हो, यानी कि सभी कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में असत्य कथन, इसमें भी असत्य कथन का चुनाव करना है। ओजोन छिद्र की पहचान 1985 में अंटार्कटिका में की गई थी, सही है। ओजोन क्षरण हेतु सर्वाधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड है, नहीं। जो क्लोरोफ्लोरो या फ्लोरिनेटेड गैसें होती हैं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, तो असत्य कथन यही हो जाएगा। चैपमैन चक्र ओजोन चक्र का ही दूसरा नाम, ये भी सही है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में नापते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है, अम्ल वर्षा के कारण सर्वाधिक प्रभाव स्कैंडिनेवियन देशों पर पड़ा है, सही है। स्कैंडिनेवियन देश यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। और इसका कारण क्या है, ब्रिटेन तथा जर्मनी के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाली हानिकारक गैसों को दक्षिणी पछुआ पवन द्वारा इन देशों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका जो रीजन है वो भी सही है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। कथन भी सही है, कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। जो इंग्लैंड और जर्मनी के जो औद्योगिक प्रतिष्ठान है, जो फैक्ट्रीज हैं, वहां से जो नाइट्रोजनस गैसेज निकलती हैं, सल्फर वाली गैसेज निकलती हैं, ये जाती हैं और स्कैंडिनेवियन देशों में जब वर्षा होती है उनके साथ मिलकर के अम्ल वर्षा करती हैं। निम्न कथनों में से असत्य कथन, इसमें भी असत्य कथन चुनना है। लाइकेन वायु प्रदूषण के एक अच्छे सूचक होते हैं, सही कथन है ये। हेलेंस्की प्रोटोकॉल सल्फर उत्सर्जन को नियंत्रित करने हेतु प्रावधान करता है, सही है ये भी। और अम्ल वर्षा के लिए केवल प्राकृतिक कारण उत्तरदायी, ये गलत है। प्राकृतिक के साथ जो मानव जनित कारण है, प्राकृतिक कारण में जैसे कि बहुत सारी ज्वालामुखी वगैरह से गैसेज निकलती हैं, वो प्राकृतिक कारण हो गई। जो फैक्ट्रीज से गैसेज निकलती हैं और अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी, वो मानव जनित कारण हो गए। अम्ल वर्षा के कारण सफेद संगमरमर से बनी इमारतें प्रभावित होती हैं, तो पता ही है आपको, धीरे धीरे वो पीली पड़ रही हैं बहुत सारी इमारतें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये हेल्सिंकी प्रोटोकॉल सल्फर उत्सर्जन से रिलेटेड है, ये याद रखना। ये मत समझना कि जो हेल्सिंकी प्रोटोकॉल है, हेल्सिंकी कन्वेंशन, वो सिर्फ और सिर्फ जो आपका ओजोन है उससे रिलेटेड, उससे भी रिलेटेड है और इससे भी रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, द ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे रिलेटेड है? तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगला है, पर्यावरण से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत, यानी कि एक वैधानिक निकाय है, स्टेट्यूटरी बॉडी है। अगला प्रश्न, सतत विकास के लक्ष्य हैं गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व से समाप्ति है, लैंगिक समानता ये भी है, सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ये वही 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हीं के ये पार्ट हैं। 2030 तक इनकी लिमिट है, समय सीमा है जब तक इन्हें प्राप्त करना है। आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो अलग से ही इसके ऊपर एक वीडियो आएगा जिसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है? लोबिया, सनई, ढैंचा, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी का हरी खाद के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आदर्श हरी खाद फसल के गुण होते हैं? उगाने में न्यूनतम खर्च, हाँ होना चाहिए, अगर महंगा होगा तो लोग नहीं उगाएंगे। कम से कम सिंचाई लगे, ये भी है। तेजी से वृद्धि करने की क्षमता हो, ये भी सही है, तो सही हो जाएगा। मेनली आपने देखा होगा गांव में जो लोग रहते हैं तो हरी खाद में ज़्यादातर सनई और ढैंचा उगाया जाता है। अगर यूपी में देखेंगे लोबिया तो कम उगाया जाता है, लेकिन है वो भी। तो ये क्या होता है कि बहुत कम सिंचाई लगती है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है। आप एक दिन जाओ, आपको खेत में कुछ नहीं दिखेगा, उस दिन बीज डाले जाएंगे, हफ्ते भर बाद जाओगे पूरा खेत भरा होगा, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में स्वतंत्रता पूर्व स्थापित संस्था नहीं है, इसमें बताना है किसकी स्थापना स्वतंत्रता से पहले नहीं की गई थी। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, तो ये 1890 में की गई थी, तो ये स्वतंत्रता पूर्व में हो गया। और दूसरा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये 1883 के आसपास शायद की गई थी, हाँ। और नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये 2003 में बना था, तो यही नहीं है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, ये 1916 में किया गया था। अगला प्रश्न है, हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में निम्न में सत्य कथन नहीं है। पूछा गया है कि एनजीटी के बारे में सत्य कथन नहीं है। पहला है, यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु एक अर्ध न्यायिक प्राधिकरण है। सही है, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ताकि जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके। इसका मुख्यालय या मुख्य पीठ दिल्ली में, जबकि प्रत्येक राज्य की राजधानी में एक क्षेत्रीय कार्यालय है, तो ये गलत है। 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, नागपुर में है एक, और नागपुर हो गया, भोपाल हो गया, एक कोलकाता में है, और एक शायद चेन्नई में है। कोलकाता में है या गुवाहाटी में, देख लीजिएगा, इसको आगे मैं कंफर्म कर दूंगा एक बार फिर से, इंपॉर्टेंट है। स्टेट्यूटरी बॉडी है, पीछे हमने डिस्कस किया है, और इसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न संगठनों को उनके मुख्यालय के साथ सुमेलित करना है। तो WWF, तो इसका मॉर्जेस में है। IUCN का ग्लैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ये नैरोबी में है। और अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान, ये कोलंबो में है। तो इसका आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों में सम्मिलित नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा, शेल गैस, प्राकृतिक गैस, ये कोई भी नवीकरणीय संसाधन नहीं, तो इसका उत्तर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। मुंबई के तटीय क्षेत्रों में सही है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ये भी सही है, जैसलमेर ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा D। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, डिगबोई, तो सभी सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा D। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इसी के साथ ये जो MCQs डिस्कस कर रहे थे पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के, दृष्टि IAS और शंकर IAS से मिला करके, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा बाइलिंगुअल डिस्कशन हो रहा है, यही सारे लेक्चर जो भी हिंदी में डिस्कस किए जा रहे हैं ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है UPPCS 2020 इंग्लिश के नाम से, आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी बनी हुई है जिस सब्जेक्ट की जो भी है, तो वहाँ भी आप सर्च कर सकते हैं इनको, चैनल को चेकआउट करिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।